ओके नाउ अभी यहाँ पर आप देखो कि जैसे हेड एंड नेक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हेड एंड नेक में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जाना है। सबसे पहले तकरीबन यूँ समझ लो कि आपके पूरे टोटल कोर्स का ऑलमोस्ट कोई 25% नहीं सही तो चलो 20% तो ऑस्टियोलॉजी है, बोन है। बोन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी आप न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स आगे चल के लेंगे वो ज़ाहिर इसी बोन से ही पास होने हैं। और आपसे इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन किया जाता है कि फ़लाँ बोन इस जगह से फ्रैक्चर हो रहा है और कोई फ्रैक्चर लाइन जो है अक्रॉस दिस फोरामेन अगर पास हो रही है तो विच फंक्शनल डिफेक्ट्स यू आर एक्सपेक्टिंग। अब फंक्शनल डिफेक्ट्स क्या है, अब जाहिर है उस पार्ट से अगर कोई फ्रैक्चर लाइन पास हो रही है और वो स्ट्रक्चर वहाँ डैमेज हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर से कौन से मसल पास होंगे और वो मसल काम क्या करेगा, पेशेंट आपके पास ये सिम्टम लेके आएगा। वो ये करने के बगैर यानी बोन किए बगैर ये सारी चीज़ें से आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट जितने भी होते हैं ना वो सारे ऑलमोस्ट बोन के फ्रैक्चर से उनके फोरामेन से कंप्रेशन से ये सारी चीज़ें, तो उसका बेसिक जो है ना वो है ही ऑस्टियोलॉजी। जैसे उमूमन बाकी रीजन्स में भी मैं कोशिश करके स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पहले ऑस्टियोलॉजी करें, वहाँ तो आपको करनी है, यहाँ लाजमन करनी है आपको, क्योंकि आप हेड एंड नेक में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आप ऑस्टियोलॉजी अच्छे तरीके से कर न लें। और ऑस्टियोलॉजी का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट उसका 90% है स्कल मकसद ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखें, स्कल का मकसद ये है कि इसमें अगर मैं मैंडिबल लगा दूँ और ऊपर ये जो अभी यहाँ से हमने रिमूव किया है वाल्ट, जिसको हम कहते हैं वाल्ट ऑफ क्रेनियम, तो अगर मैं यहाँ से मैंडिबल लगा देता हूँ और ये वाल्ट भी लगाऊँ तो ये स्कल कहलाएगी। उससे अगर मैंडिबल हटा दिया तो ये क्रेनियम है, और उससे भी हमने वाल्ट हटा दिया तो ये पार्शियल क्रेनियम है, फुल भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो ये फुल भी नहीं है, ये पार्शियल क्रेनियम है। इसलिए क्योंकि हम अंदर क्रेनियल कैविटी देखना चाहते हैं। और जब ये आप पूरा देख लो, यानी ये समझ लो कि स्कल आपका स्कल टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इस स्कल को फिर आप फ्रंट से भी देखेंगे, पहले बाहर से इसके एक्सटर्नल फीचर्स फ्रंट से नॉर्मा फ्रंटलिस, फिर उसको आप टॉप से देखेंगे वर्टेक्स के थ्रू नॉर्मा वर्टिकलिस, फिर आप उसको बैक से देखोगे नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस, ये पोस्टीरियर व्यू जिसको हम कहते हैं, और फिर आप लेटरल साइड से देखोगे नॉर्मा लेटरलिस, ये नॉर्मा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मेजर लैंडमार्क्स फेस करने हैं, वो मेजर सुचर्स आपको देखने हैं, उनके क्लिनिकल्स यहाँ पर जज करने हैं क्या है, और उनका बेसिक चीज़ करके फिर आप आगे बढ़ें। और यही नहीं बल्कि उसके बाद ये सिर्फ बोन्स, अब हर एक बोन की एनाटॉमी करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसे अब जाइगोमेटिक बोन करेंगे तो ये तो पता लगाना ज़रूरी है कि भैया ये है इसकी बॉडी है, ये इसके प्रोसेसेस हैं, और ये प्रोसेस 3 वे से जा रहे हैं। ऊपर एक फ्रंटल की तरफ जा रहा है तो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, एक यहाँ मैक्सिला की तरफ आ रहा है, एक यहाँ फिर टेम्पोरल साइड में जा रहा है, तो उनके नाम उसी हिसाब से नाम पड़ जाएंगे। तो दे विल बी वेरी इजी, उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही नाम है उनके। फिर उनके अंदर फिर कुछ फोरामिना वगैरह नज़र आएंगे। तो ये सारी सिलसिले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जब आप पूरा कर चुके होंगे तो फिर देखेंगे कि उस स्कल के अंदर कहाँ कहाँ में कौन कौन सी कैविटीज़ मिलती हैं, और उन कैविटीज़ के अंदर जाके आप उन कैविटीज़ की बाउंड्रीज करोगे, और उस बाउंड्री के दौरान जब उनकी वाल्स पढ़ रहे होंगे आप, तो उन वाल्स के अंदर जो भी आपको कोई फिशर या कोई फोरामेन या कोई केनाल या इस किस्म का कोई मिएटस या पैसेज आपको मिले, तो वहाँ आप रुक के उस पर 3 से 4 सवाल आप करेंगे अपने आप से, हर फिशर फोरामेन पर। फिशर का नाम, फिशर की लोकेशन का मकसद ये है कि ये नहीं कहना है कि वो उसके लेटरल वाल में होता है। अब लेटरल वाल में बोन कौन सा था, उस बोन के किस पार्ट में ये फोरामेन है, ये ज़रूरी है। थोड़ा सा ऑफिशियली जाना होगा, थोड़ा सा उसको थोड़ा फार्मल तरीके से बताना होगा। और फार्मल तरीके से बताना होगा ये तभी होगा जब आप स्कल को अच्छे तरीके से देखेंगे। जब 1-2 दफ़ा आप देख लेंगे ना, तो उसके बाद उसको लोकेट करने के लिए फिर स्कल को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर आप जब बोलेंगे ना कि बाबा आर्बिट के मीडियल वाल में फलां बोन के अंदर ये, तो वो देखा हुआ होगा आपका पहले। तो दूसरी चीज़ ये होगी। वो तीसरा ये होगा कि वो जो फोरामेन है ज़ाहिर है कम अज़ कम, बल्कि कम अज़ कम क्या ऑलमोस्ट ऑलवेज ये 2 रीजन्स को आपस में कम्युनिकेट कर रहा होगा, और वो कम्युनिकेशन आपको पता चलेगी जब आप वहाँ से कोई वायर या कोई चीज़ आप पास करेंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि विच 2 कंपार्टमेंट्स आर, विच 2 कैविटीज़ आर फोसा इट कम्युनिकेट्स। जैसे आप सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आप यहाँ से डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मिडिल क्रेनियल फोसा से ये ऑर्बिट में आने वाला रास्ता है। तो ये दूसरी चीज़ ये होगी। और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि विच स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस। अब विच स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसमिटेड, ये इनिशियली करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं, ये बाद में आएंगे जाए, क्योंकि अभी आप करेंगे तो फिर क्या होगा, पड़े हुए होंगे आपके कब
3 या 4 चीज़ें आपकी पड़ी हुई हों, शायद हो सकता है कि पड़ी हुई ना भी हों, और फिर आप आगे बढ़ के फिर आप क्या करोगे, रट लोगे, सिर्फ 5 स्ट्रक्चर को रट लिया, ऐसे खामखा टाइम ज़ाया करना है। ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही आपको फुल्ली करने हैं, और जब फुल्ली करने हैं यहाँ से गुजरेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सुपीरियर ऑर्बिटर फिशर ये 4 स्ट्रक्चर पास हुए थे, लेकिन वो 4 स्ट्रक्चर आपको करने हैं आगे चल के। जैसे अभी आपको दिखाया था कि यहाँ से अगर कोई क्रेनियल नर्व पास होती है तो क्रेनियल नर्व आपने स्टार्ट कर ली थी ब्रेन से, और ब्रेन से स्टार्ट करने के बाद आगे से जो इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स है वो सारा हेड एंड नेक में। इससे पहले जो है वो है ब्रेन के अंदर उसके न्यूक्लिया, वो न्यूक्लिया को आपने ट्रेवल करवा के उसको आप बाहर निकलवा के सरफेस ऑफ द ब्रेन से लगा के अब आप उसको ट्रेवल करा रहे हो। तो अब एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स, एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स में क्या है, एक्स्ट्रा क्रेनियल का मकसद है कि ब्रेन के बाहर का एक्सटर्नल कोर्स है। एक्सटर्नल कोर्स में पहले इंट्राक्रेनियल कोर्स, फिर एग्जिट थ्रू सम फोरामेन। जाहिर है जितनी भी नर्व्स होती हैं उनमें से कोई भी नर्व क्रेनियल कैविटी के अंदर तो नहीं रहती, तो इंट्राक्रेनियल कोर्स, एग्जिट फोरामेन, देन एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। ये एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम जो है ना टोटल जितना भी है ये सारा का सारा आपके हेड एंड नेक का हिस्सा है। इससे पहले ब्रेन के अटैचमेंट तक ये न्यूरोएनाटॉमी थी, क्योंकि इससे पहले की बात जो है वो विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थी। वो न्यूक्लिया थे, न्यूक्लिया से फिर अपवर्ड कनेक्शंस थे, अपर मोटर, लोअर मोटर, फिर वहां से आप बाहर निकले। जैसे आप बाहर निकले अटैचमेंट के बाद वो नर्व आपने काट दी, बस यहां तक आपका खेल था। इससे ऑनवर्ड जो है सारा दिस विल बी दी हेड एंड नेक एरिया। तो ये आप यहाँ पे करेंगे तो ये सारे जितने भी फोरामेन आप 50-60 जितने भी आएंगे ना, ये आपको पूरे के पूरे आपको ये एक ग्रिफ्ट में होने चाहिए यहाँ पर। तो ये आपको ग्रिप होगी ना उसमें, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का जो इंटरनल कोर्स और एक्सटर्नल कोर्स है बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप करेंगे। यही नहीं बल्कि आपको कैविटियाँ ही नहीं करोगे। कैविटी में आपको क्या, स्कल में जाएंगे तो ऑर्बिट करना होगा, ऑर्बिट के बाद नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि नेजल कैविटी को हम नोज में कर लेंगे जब, क्योंकि अभी नेजल कैविटी को हाथ लगाएंगे तो फिर ये नोज में पूरा ही हमें जाना पड़ेगा, और फिर ये नेजल कैविटी फिर नोज में। तो पहले बोन, और बोन में ये मैंने बताया कि आप स्कल, तो स्कल के साथ फिर कुछ और भी चीजें, जैसे सिर्फ ऑर्बिट ही नहीं है बल्कि आपने वाल्ट ऑफ क्रेनियम हटाया तो अंदर क्रेनियल कैविटी, ये भी आपको यही करनी है। ये करने के बाद फिर आप देखेंगे कि 3 फोसा हैं यहाँ पर जो आपको करने हैं, एक टेम्पोरल फोसा, फिर एक इंफ्राटेम्पोरल, एक टेरिगोप्लाटाइन फोसा। ये आपको बोन में, ये ऑस्ट्रोलॉजी में करना है, यानी जाके वहां पर देखना है उनकी बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज देखेंगे और हर बाउंड्री के अंदर जो वाल होगी हो सकता है वहां कोई फिशर फोरामेन वगैरह हो, और वहां उस फोरामेन पर वही फिर 3 क्वेश्चंस, नेम फोरामेन का, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली किस बोन में कहाँ है और किन 2 फोसा को या किन 2 रीजन्स को वो कम्युनिकेट कर रहा है। और ऐसा ही जब आप देखेंगे तो इंफ्राटेम्पोरल और टेरिगोप्लाटाइन फोसा में आपको 8-8, 10-10 कम्युनिकेशंस मिलेंगी, और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्रेनियल कैविटी से कोई चीज कैसे टेरिगोप्लाटाइन में आती है, टेरिगोप्लाटाइन में बैठ के ये आगे कहां जा सकती है। फॉर एग्जांपल ऑर्बिट में आ गई तो ऑर्बिट पहले ही किया हुआ होगा, और ऑर्बिट से और कम्युनिकेशन हमने पहले ही की हुई होंगी, वहां से कौन कहां जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये फिर मुट्ठी में आ जाती हैं, और फिर आपको हेड एंड नेक और ज्यादा आप इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, और आप उसको अच्छे तरीके से समझने भी लगते हो। तो ये 2-3 फोसा हैं, 2-3 कैविटीज हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ ये पूरा बोन है, उसका फ्रंट फीचर्स हो ये सारे चारों ही, उसके साथ आप उसके बेजल पोर्शन वगैरह, बेजल पोर्शन वैसे ही हो जाता है क्योंकि आप जब 3 फोसा करेंगे ना तो आपको इन्फीरियर साइड तो वैसे ही हो जाएगी, और आगे चल के बाकी जो थोड़ा बहुत नहीं होगा वो फेरेंक्स और ओरल कैविटी में वैसे ही हो जाएगा। तो एक दफ़ा बोन अच्छा हो जाए और उसके बाद आप डाल देंगे फिर मैंडिबल, तो मैंडिबल को पूरा यही करना होगा। और ये जब आप हो गया आपका तो उसके बाद एक ही हाइड बोन है, क्योंकि आपको हेड एंड नेक कर रहे हो, तो हेड एंड नेक का मकसद ये है कि सिर्फ आप हेड तो नहीं कर रहे, नेक भी कर रहे हो, तो नेक का अपना स्केलेटन है, और जो नेक का स्केलेटन है उसमें एक है हाइड बोन और पीछे है सर्वाइकल वर्टिब्री। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं जिनमें आपको 4 करने पड़ते हैं। अभी तक तो आदत यही है हमारी कि जितने वर्टिब्री हैं उनका एक हम कर लेते हैं टिपिकल, लेकिन यहाँ क्या कि टिपिकल सारे नहीं है, हमें यहाँ पर बीच के 4 टिपिकल मिलते हैं, ऊपर के 2 और नीचे का एक जो है ये एटिपिकल है, तो वो 3 भी करने हैं और टिपिकल में भी 1 करना है, तो 4 हमें सर्वाइकल वर्टिब्री करने पड़ते हैं अमंग 7। तो वो 4 वर्टिब्री आपको दिखाने हैं, और उसके साथ साथ मैंडिबल भी, साथ में हाइड बोन भी। हाइड बोन मिलता नहीं है लेकिन छोटा सा है, वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो वो हाइड बोन इज वन ऑफ द बोन्स डजंट मेक एनी जॉइंट एज सच, देखा जाए तो बोन है, कोई जॉइंट नहीं बनाता ये सारा नेचर ने इसलिए रखा है कि यहाँ पर आके मसल्स को अटैचमेंट देनी होती है इसको। कुछ मसल्स नीचे होते हैं, कुछ उसके ऊपर होते हैं, सुपरा और इन्फायर्ड मसल्स। ये जब हो जाएगा अच्छे तरीके से, भले इसमें 2-3 दिन लग जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ से ज़ाहिर है क्वेश्चंस पुटअप होंगे, और ये जब आपको हो जाएगा तो इससे यूँ समझ लें कि आपको लगेगा कि तो बोन रहा है, लेकिन एक्चुअली उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा नर्व्स के और
आर्टरीज के, वेन्स के, लिम्फेटिक्स के और इवन आपके मसल्स के डार्ट्स मिलाना आसान हो जाएगा, उनको फिर एक्सप्लेन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उसमें भले आपका थोड़ा टाइम लग जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फिर हम इस तरीके से करके फिर थोड़े से आप ग्रुप बना के खुद भी उसको देखो यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हाथ में हो, क्योंकि 2-3 दफ़ा जब आप खुद देखेंगे ना, तो जब आप घर जाएंगे तो जब आपको ये ज़हन में होगा कि फोरामेन ओवेल कहाँ था, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ है, कहाँ था वो। किसी को विदाउट इवन टचिंग द स्कल और लुकिंग एट द स्कल आप दूसरे को बता सकते हो। इस लेवल तक आपको जाना है। ये नहीं कि आप यहाँ हाथ में हो तब भी आपको पता चलेगा अच्छा ये यहाँ था, नहीं, 2-3 दफ़ा देखा हुआ होगा तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है इसको फिर देखने की। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 2-3 दफ़ा, क्योंकि रास्ता भी आप तभी सही कर लेते हैं जब वहाँ उस जगह पे 3-4 दफ़ा गए हो अकेले। आप किसी के साथ जाएंगे ना, अगर आप किसी के साथ जाएंगे तो उसको देख देख के चलते रहेंगे तो वो रास्ता कभी भी आप जान नहीं पाओगे। वो जैसे गूगल मैप से हम करते हैं ना, तो कभी भी हम उस रास्ते पे हम गूगल के मैप के साथ चलते रहते हैं। जैसे किसी की उंगली पकड़ के आप जा रहे हैं, कभी भी आपको रास्ता वो उस रास्ते का पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अकेले जाएंगे ना, तो वो रास्ता दूसरी दफ़ा जब जाएंगे तो आराम से आप उस जगह पे पहुंच जाओगे अकेले। तो इसका मकसद है कि स्किल आपके हाथ में हो, वो देखें सारी चीज़ें। 2-3 दफ़ा आप जब देखेंगे तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। और फिर ये करने के बाद जो नेक्स्ट सेशन जो जैसे हम करते हैं उमूमन बोन्स के बाद हम करते हैं फेशा, तो यहाँ पर भी बोन्स के बाद आप करेंगे फेशा। और फेशा में जैसे प्रीवियसली भी आपको बता चुके हैं कि जैसे लिम्ब वगैरह में फेशा करते हैं ना, तो मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे आप स्किन वगैरह, फेशा का मकसद है कि सॉफ्ट टिश्यू में स्किन में अगर कोई नई चीज़ है, तो अब नई चीज़ मकसद है कि कोई डिफरेंट चीज़ है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है। स्पेसिफिक चीज़ नेक में तो ऐसा सच कुछ नहीं है, स्किन वैसी है, फेस में भी ऐसा नहीं है, लेकिन स्कैल्प पर है। क्योंकि हेड में 2 चीज़ें होती हैं, हेड के अंदर 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें मकसद है कि इवन जो स्कल भी आप देखते हो ना, ये स्कल के अंदर, स्कल मकसद है दिस इज स्केलेटन ऑफ द हेड, हाइड बोन एंड द सर्वाइकल वर्टिब्री, दिस इज स्केलेटन ऑफ द नेक। इस स्केलेटन ऑफ द हेड में जहां तुमने ये स्कल देखा है, उस स्कल के अंदर जहां ये हेयर आपको ज्यादा मिलते हैं ना, इस हेड के इस रीजन का नाम होता है स्कैल्प। क्या ऐसा होने के बाद क्या हेड खत्म हो जाता है क्या? बाकी हेड का बड़ा हिस्सा है, तो उसको हम कहते हैं कहां, उसको हम कहते हैं यहां पर फेस। तो फेस और स्कैल्प ये तो सॉफ्ट टिश्यू हुआ, इनका तो इसका मतलब हेड का स्केलेटन में 2 हिस्सों में बट गया ना। हेड का स्केलेटन था स्कल, लेकिन स्कल का एक हिस्सा स्कैल्प के नीचे होगा और एक हिस्सा बाकी होगा फेस के नीचे। तो जो फेस के नीचे स्कल का हिस्सा होगा उसका नाम होगा फेशियल स्केलेटन, और उसी में मौजूद होंगे बड़े बड़े विसरा। वैसे तो 7 बड़े विसरा हैं, एक ब्रेन और 6 और, वो जो बाकी 6 हैं वो फेस के स्केलेटन में दबे होते हैं, इसलिए फेशियल स्केलेटन का नाम होता है विसरोक्रेनियम। तो बाकी वाला क्या है? बाकी वाले वो बोन्स हैं जो स्कैल्प का हिस्सा हैं, लेकिन वो बोन किसको कवर कर रहे हैं? ब्रेन को। वो आपका 7वां विसरा सबसे बड़ा, तो वो है आपका 7वां। तो उसको जो कवर कर रहे होते हैं बोन, वो भी तो ज़ाहिर है स्केलेटन स्कली का है ना, उसको हम कहते हैं कैलवेरिया। तो कैलवेरिया वो बोन्स होते हैं जो सराउंड कर रहे हैं ब्रेन को और बनाते हैं वाल्स ऑफ दी क्रेनियल कैविटी, वो कैलवेरिया है। और बाकी जितने बोन्स हैं वो फेशियल स्केलेटन है, जिसको हम विसरोक्रेनियम कहते हैं। तो 7 विसरा यहां पर इस तरीके से आप देखो। तो उसके बाद है क्या? उसके बाद तो नेक है। तो ये फेशियल स्केलेटन है और ये आपका स्कैल्प है। तो स्कैल्प आप जब सॉफ्ट टिश्यू आप करोगे तो उसमें एक चीज आपको स्कैल्प करनी होगी, और स्कैल्प के बाद भी कुछ और चीजें, जैसे आप स्किन को हटाओ भी तो उसके बाद जो फेस और इसकी स्किन है उस खास नहीं है सवाए स्कैल्प की स्किन के, तो आपका आ जाएगा फेशा, सुपरफिशियल फेशा एंड डी फेशा। सुपरफिशियल फेशा कुछ नहीं है, ऐसे ही जैसे होती है एडिपोज टिश्यू वगैरह वगैरह, लेकिन डी फेशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। डी फेशा ऐसे है जैसे उम्मन आपको दिखाते हैं कि जैसे उम्मन लिम्स में करते हैं ना, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। आपने एक जुराब पहनी हुई है स्टॉकिंग, जैसे लोअर लिम्ब में आपने जुराब पहनी, ऐसे आपने पूरा फुट कवर किया, लेग कवर किया, थाई कवर करके जहाँ रूट ऑफ द लोअर लिम्ब आ गई वहाँ रुक गए आप, ये आपकी डी फेशा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करो, ऊपर से आप एक जिसमें मास्क पहन लो, वो मास्क पूरा आपका यहाँ पर आके जहाँ आपका नेक खत्म हो वहाँ आप रोक दो। ये जो इस वक्त यहाँ पे जैसे ना उमन बैंक रॉबरी में गैंगस्टर पहनते हैं पूरा, इस किस्म का आप मास्क पहन ले, ये आपकी डी फेशा है। इस हिसाब से तो फेस भी आपका डी फेशा में ढक गया। आप क्या करें, फेस की एरिया कहाँ से, चिन से लेके ये बॉडी ऑफ मैंडिबल वगैरह ये सारा कुछ करते, जहाँ हेयर लाइन आ जाए जहाँ तक, जहाँ ये वाली एरिया पूरी की पूरी यहां से आप कट लगा के निकाल लें। ये मास्क यहां से उतार दें, फेस पे मास्क ना रखें, बाकी हर जगह पे वो मास्क इंटैक्ट रहना चाहिए। डी फेशा का ये हाल होता है। डी फेशा आपके फोरहेड से लेके, फोरहेड तो जाहिर है फेस का हिस्सा है,
तो यहाँ से लेके पूरा हेयर लाइन तक ये पूरा एरिया जहाँ आपके एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, आपके होल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर यहाँ डी फेशिया गायब होती है। तो फेस के अंदर डी फेशिया आपको मौजूद नहीं मिलेगी, उसकी एक वजह है। तो वहाँ पे वो डी फेशिया, बाकी हर जगह डी फेशिया है। खासतौर पे नेक में तो बहुत ही वेल डिफाइंड है, वहाँ तो फेशियल कवरिंग से बाकायदा वहाँ फेशियल स्पेसेस बनेगी ज़बरदस्त तरीके से, जैसे आपके लिम्स में बनती हैं कंपार्टमेंट्स, तो यहाँ पर फेशियल स्पेसेस बनती है। नेक के अंदर बाकायदा नेक स्पेसेस है, तो नेक की स्पेसेस बनेंगी जो फेशिया से बनती रहेंगी, और अंदर बाकायदा आपको डिफरेंट किस्म के कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। इनको हम कहते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं बहुत। ये डीप सर्वाइकल फेशिया भी करेंगे, स्कैल्प भी, और तीसरा जो टॉपिक होगा वो होंगे मेनिंजीज। अब जाहिर है वो भी एक सॉफ्ट टिश्यू है, उसको भी फेशिया में चलो लपेट लेते हैं। वो आप मेनिंजीज करेंगे, क्योंकि मेनिंजीज के रिफ्लेक्शन से फिर साइनसेस बनेंगे। तो मेनिंजीज एंड मेनिंजियल साइनसेस, तो ये एक टॉपिक जो है वो ऑस्ट्रोलॉजी के फौरन बात करना चाहिए। फिर उसको उतारें, और जो नेक्स्ट चीज़ हम हमेशा करते हैं वो होते हैं मसल्स। मसल की एक मैं आपको क्लासिफिकेशन यहाँ बताऊँगा इनफॉर्मल, लेकिन उससे क्या होगा, पूरे हेड एंड नेक के मसल आपके ऐसे मुट्ठी में आ जाएंगे। यानी जब आपको कोई कहेगा, आप वो क्लासिफिकेशन के साथ अगर बताएंगे, एक भी मसल आपका उससे बाहर नहीं होगा। और सिर्फ बाहर नहीं कि ऐसे सिर्फ रटने के लिए आपको पता चल जाएगा मसल्स का, आपको बाकायदा आइडिया आ जाएगा कि इन मसल्स को हमने इन ग्रुपों में क्यों बांटा है, और उनके पीछे बाकायदा एक लॉजिक होगा। तो उस लॉजिकल वे से हम उसको डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे बाबा ये मसल्स ऑफ नेक है, ये मसल्स ऑफ हेड है। ये जो मसल्स ऑफ नेक हैं, उन नेक के मसल्स में आप कहोगे कि ये सुपरफिशियल हैं, और उनको आगे से होते हो जाओगे तो ये डीप हैं। डीप मसल्स में एक ही ग्रुप है जिसको हम पेरीवर्टिब्रल मसल्स कहते हैं, लेकिन सुपरफिशियल में जो हमें फील होते हैं उसमें से 8 मसल यहाँ सेंटर में हैं, एक साइड में है, एक पीछे, 10 मसल यहाँ मिल जाते हैं। और जो सेंटर में है उसमें से हाइड के ऊपर 4 हैं, हाइड के नीचे 4 हैं। मैंने सीधा बोलोगे सुपराहाइड और इंफ्राहाइड, और साइड में ले आओ तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, और आगे पीछे जाओ तो ट्रेपेजियस। सीधा सीधा 10 मसल्स, बहुत आसान। और उसके साथ उनको खोलते जाओ तो आगे तो आपको ट्रेकिया नजर आता है, थोड़ा खोलो तो इसोफेगस, और हटाओ तो वर्टिब्रल कॉलम, उसके आगे सारे मसल सजे हुए हैं प्रीवर्टिब्रल मसल्स। नेक में इनके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब मसल्स आप बनाने की कोशिश करोगे, ये हाइड फलां ये करोगे, तो यहाँ तुम्हें ट्रायंगल्स भी क्रिएट होते नजर आएंगे। और जैसे ट्रायंगल क्रिएट होते हुए नजर आए तो ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज करनी है, कंटेंट्स को नहीं। कंटेंट बाद में आएंगे, कंटेंट यहाँ नहीं डालने। बाउंड्री आप कर देंगे तो आइडिया आ जाएगा, एनाटॉमी आ जाएगी कि इंटीरियर ट्रायंगल क्या है, पोस्टीरियर क्या है, इंटीरियर कैसे डिवाइड हो गया है, जिन मसल्स की वजह से हो जाएगा। नेचुरली हो गया है, एनाटॉमी वालों ने उसको एक टॉपिक बना दिया। और फिर पीछे ही आपको जब प्रीवर्टिब्रल वगैरह कुछ मसल्स देखोगे तो आपको वहाँ पर भी इवन मसल से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल नजर आएगा, क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल ऑफ नेक। तो ये 3 ट्रायंगल्स और उसके साथ मसल। जैसे आप फेस में जाओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ पर कि फेस के अंदर कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हाईली स्किल्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फेरेंजियल आर्चेस से आते हैं, जो मीजेनकाइमल है। ये बताएंगे आपको, बल्कि आपको आइडिया भी हो गया होगा। ये वो जो हमने सोमाइट से इंपोर्ट करके, इंपोर्टेड सोमाइट से बनाए थे मसल्स, क्योंकि हाईली स्किल्ड आर्गन्स हैं। यहाँ पर 2 स्किल्ड आर्गन्स थे जिनकी वजह से मसल्स को हमें यहाँ लग के आना पड़ा था। और एक टंग है, एक आई है। और आई और टंग के लिए आपको पता है कि ये 2 ग्रुप्स आप अलग कर दोगे, और इस तरफ जो ग्रुप अलग कर देंगे वो होते हैं कितने, 5 ग्रुप्स। और 5 ग्रुप्स में एक होता है हमारा मसल समेस्टिकेशन, एक होता है फेशियल मसल, एक सिंगल मसल होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइलोफेरेंजियस, और 2 और ग्रुप होते हैं फेरेंजियल और लेरेंजियल। खेल ही खत्म। यही मसल हैं हेड एंड नेक के। भले वो काउंट करो तो 100 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ऐसे मुट्ठी में आ जाएंगे आपके, और पता चल जाएगा हर एक की नर्व सप्लाई क्या है, क्या कुछ है। तो मसल्स और ग्लैंड्स, मसल्स और जो ट्रायंगल्स वगैरह हैं वो आपको इस तरीके से हो जाएंगे। ये जब हो जाएं तो आपकी खासी एनाटॉमी आगे बढ़ेगी। और फिर जो आपके मुख्तलिफ एरियाज मिले हैं, अब देखें इसमें इतना होने से क्या हो जाएगा, इतना होने से ऑस्ट्रेलिया उसमें कैविटियाँ हो जाएंगी, फोसा हो जाएंगे, साथ में सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ट्रायंगल्स हो चुके होंगे। और जब ये सब कुछ हो चुका होगा तो फिर आप उसके अंदर डाल दोगे फिर जैसे समझ लो कि ग्लैंड्स आप डाल देंगे। और ग्लैंड्स का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ जो ग्लैंड मिले, 3 एंडोक्राइन 3 एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड, क्रेनियल कैविटी छोड़ के आओ, पिट्यूटरी ग्लैंड डाल दें वहाँ पर। उसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे तो पिट्यूटरी के बाद 2 एंडोक्राइन ग्लैंड और हैं, एक थायराइड और 4 उसके साथ लगे हुए पैराथायराइड। ये 3 ग्रुप्स हो गए आपके, और 3 जो हैं वो हैं एक्सोक्राइन, और तीनों एक्सोक्राइन सिलेवरी हैं। आप एक और भी तो हैं, वो लेक्रिमल आई के साथ हो जाएगा, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। समझो, ये 3 आपको पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये ग्लैंड्स आपके हो गए, ये ग्लैंड्स की सेटलमेंट हो गए। उसके बाद लेके आएंगे आप अपने मेजर 6 विसरा, उनकी एनाटॉमी। अब उनकी नर्व सप्लाई अभी नहीं, वो आएगा बाद, वो अब अगले फेज में होगा। इसकी एनाटॉमी का मकसद ये है कि आर्बिट करके आए हो, अब आई बॉल डालो। आई बॉल और उसके बाकी जो अपेंडेजेस हैं, जिसमें आईलेट भी है,
फिर आईबॉल भी है, आईबॉल के साथ उसके मसल्स भी हैं, वो ये सारी चीज़ें जो भी बाकी आ गया ऑर्बिट में जो भी अंदर दफन है। आईबॉल के साथ थोड़ा नीचे आओ तो नोज, नोज नेजल कैविटी नहीं, नोज, नोज में एक्सटर्नल नोज और नेजल कैविटी दोनों। थोड़ा नीचे आओ तो माउथ, माउथ नहीं, माउथ ओरल कैविटी, फिर पैलेट भी और टंग भी, ये सभी उसके अंदर। और ये 3 जब हो जाएं तो फिर इसके नोज के पीछे जाओ तो फेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, थोड़ा आओ तो ओरोफेरेंक्स, और आओ तो हाइपोफेरेंक्स, ये फेरेंक्स एक विसरा। फिर जब यहां आते हैं तो वो जो फेरेंक्स के 3 हिस्से हैं, हर एक हिस्से के आगे एक आर्गन है। जैसे नोज, नेजोफेरेंक्स के आगे नोज है, ओरोफेरेंक्स के आगे माउथ है, नीचे वाला जो हाइपोफेरेंक्स उसके आगे ये है क्या, नहीं हायर्ड भी, सिर्फ हायर्ड क्या, क्या ये नहीं, क्या ये नहीं, ये सभी, इस सभी स्ट्रक्चर्स को हम मिला देंगे और मिला के इसका नाम डाल देंगे लैरिंक्स। तो इसको क्या होगे, लैरिंक्स, इसको लैरिंक्स कहते हैं। इसलिए तो हाइपोफेरेंक्स का नाम है, लेरिंजियल पार्ट ऑफ फेरेंक्स, लेरिंगोफेरेंक्स, इसीलिए तो कहते हैं। हाँ ये और बात है कि बाकी 2 आर्गन सामने से खुले हुए हैं, ये खुला हुआ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता यहां से सांस ना आ सकी ना तो फिर ये रास्ता खुद बनाना पड़ेगा आपको, यहां से पेन डाल दो या स्क्रू ड्राइवर डाल के, वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा इज्जत से यहाँ से इसको फिर ट्रैकियोस्टमी करेंगे, तो ट्रैकियोस्टमी करके यहाँ से फिर ट्यूब डालेंगे क्योंकि ऊपर से फिर रास्ता बंद है। तो ये रास्ता हम अख्तियार कर सकते हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। तो जो 5वां आर्गन हुआ वो क्या, लैरिंक्स, और जो 6ठा आर्गन है वो ईयर। तो ये 6 मेजर विसरा आपको करने होंगे, और जब यहाँ करना हो ये 6 आपको विसरा की एनाटॉमी आ गई तो फिर सुकून से बैठेंगे। अब करेंगे न्यूरोमस्कुलर बंडल्स। अब जब न्यूरोमस्कुलर बंडल्स करेंगे तो अब देखें जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई वहाँ से आप स्टार्ट करके अब आप उसको पूरे बॉडी में, पूरे हेड एंड नेक में फैला सकते हो, क्योंकि अब आपका कोई फोसा, कोई कैविटी, कोई फोरामेन अब आपसे दूर नहीं है। और जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कोई आर्गन ऐसा नहीं है जहां तुम जा ना सको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं से होगी ना। और आर्टरियां बेसिकली 2 ही हैं, एक कॉमन कैरोटिड और एक सबक्लेवियन। लेकिन ये और बात है कि फिर उनसे ब्रांचेस एक से 2 2.5 डजन ब्रांचेस हैं उसके अंदर। फिर उनको फैलाओगे तो इसको अब आपको रास्ते देखे हुए हैं भाई। अब आपको पता है कि हेड एंड नेक अब हेड इन तो रहा नहीं। ये सब करने के बाद हर चीज़ आपको पता है कि कोई किसी चीज़ से कोई निकल के, अब देखिए रीजन बहुत छोटा है लेकिन एक रीजन के अंदर, छोटे से रीजन के अंदर 5-5 फोसा फोरामिना इस तरीके से होते जाएंगे। उठाएंगे तो आपको 3 इंच की मुश्किल से आर्टरी मिलेगी जो 4 रीजन्स क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन ये चीज़ तरीके के साथ अगर पढ़ी जाए तो इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है देखा जाए तो, अगर आपको आना शुरू हुआ ना ये तो सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप आर्टरियाँ फैलाओगे, और जब आर्टरियाँ हो जाएंगी तो वेन तो रिटर्न में आ जाती हैं उसी नामों से, तकरीबन उसी नामों से। लेकिन आगे चल के कैरोटिड वेन होती नहीं है, उसकी जगह पे जुगुलर वेन्स होती हैं। और यहाँ पर आपको पता है वेनों के अंदर तो हम सुपरफिशियल और डीप वेन्स का हिसाब किताब रखते हैं। जैसे यहाँ आपने देखे थे सेफेनस, यहाँ सेफेलिक, बेसिलिक, देन द डीप, यहाँ ग्रेट स्मॉल सेफेनस एंड देन द डीप, फिर यहाँ सुपरफिशियल वेन्स देन डीप, हर जगह ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। इंटरनल जुगुलर तो उसके साथ एक्सटर्नल जुगुलर, तो एक्सटर्नल जुगुलर इज द सुपरफिशियल वेनस सिस्टम, जो बिलाखिर, और जाहिर है अब सुपरफिशियल वेनों का क्या काम होता है, सुपरफिशियल वेनों का यही काम होता है कि बाईपास करें, ब्लड को अंदर न जाने दें इतना। अगर वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा है और अंदर जगह कम है तो उसको बाईपास करें, लेकिन रीजन छोड़ने से पहले डीप में डाल दें। अब देखा ग्रेट सेफेनस वेन जो है इंगुइनल लिगामेंट से पहले ही उसने सेफेनस ओपनिंग में डाल दिया था। यहाँ से सेफेलिक बेसिलिक वालों ने एक्जिला में आते ही अंदर डाल दिया था कैलिपेक्टोरल फैशा से पेनिट्रेट करके। और ये सारी चीज़ें यहाँ से जो सुपरफिशियल वेनें थी वो चली गई थी यहाँ पर इनटू द सुपरफिशियल वेन्स ऑफ अपर और लोअर लिम्ब। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन बिलाखिर इंटरनल जुगुलर में किसी तरीके से चली जाएगी, ये ना भी गई तो किसी न किसी डीप वेन में चली जाएगी। तो ये आपकी आर्टरियाँ हो जाएंगी। और वेन्स के बाद लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स का बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है जिसको हम यहाँ पे रीजनल लिम्फ नोड्स या डीप सर्वाइकल, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आपको पता है कि बहुत सारी डिजीज़ के साथ इनके रिलेशंस होते हैं। और ये लिम्फेटिक्स के बाद फिर आपका नर्वस सिस्टम है। जैसे ना ऑस्ट्रेलिया जी कोई 20% ऑफ जो टोटल हेड एंड नेक है, तो नर्व फिर टोटल हेड एंड नेक का 20% है। ये वो नहीं है नर्व जो आपने दो, जैसे अपर लिम्ब में 2-4 नर्व्स कर लिया आपने स्पाइनल, ये आपको पता है क्रेनियल नर्व्स के पहले खेल देख चुके हो, उनका पूरा देखें। अब जो उनके न्यूक्लिया वगैरह आपने देखे, ये ऐसे नहीं थे एंटी रहान सेल्स एक ही लेके आए गए, एक ही लाठी से हाँक दिया, ये सब्सटेंस जिलेटिनोसा एक ही लेके आ गए। वहाँ पर आपने देखा हर 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 के नर्व्स के अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, उनके अलग अलग कन्फिग्रेशन से। तो वहाँ पर ये जनरली आप यहाँ पे देखोगे कि क्रेनियल नर्व्स, तो पहले आप देखेंगे उसके क्रेनियल नर्व्स करने, या पहले 2 हिस्सों में बांटे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि स्पाइनल नर्व भी नेक है, नेक तो ज़ाहिर स्पाइनल कार्ड के रीजन में ना, तो स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स में यहाँ पर सर्वाइकल नर्व्स हैं 8,
8 में इनको 2 में हिस्से में बांटे, ऊपर की 4 नीचे की 4। जो ऊपर वाली 4 हैं वो बनाएंगी सर्वाइकल प्लेक्सस, और जो नीचे की 4 हैं वो बनाएंगी T1 के साथ मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सस। भले ब्रेकियल प्लेक्सस आपके रीजन में ना हो, लेकिन बनता तो आप ही के रीजन में, यहीं से जाएगा। इवन ट्रंक्स तक आपके रीजन में होते हैं, और ट्रंक्स के बाद इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट विल बी एक्चुअली अपर लिम्ब। तो यहाँ आपका रीजन है, वो कैसे नहीं आप बनाएंगे, वो आपके कंटेंट में आ जाएगा। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का कंटेंट है ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और ट्रंक्स तो बाद में आएंगे, इससे पहले जो रूट होंगे जो इंटीरियर में आए वो आपके रीजन में कैसे नहीं करेंगे आप। और इसके साथ ये भी आपको करना होगा। और ये जितना आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद जो आखिरी जो चीज़ होगी वो होंगे आपके स्पाइनल और क्रेनियल के बाद फिर आपका होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक इधर, पैरा इधर। और जैसे सिंपैथेटिक करेंगे तो सिंपैथेटिक का चेन, और जो पैरासिम्पैथेटिक करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको याद होगा कि 4 क्रेनियल नर्व्स हैं जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक हैं, तो जाहिर है उनके अंदर फिर गैंग्लियन भी होंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होगा तो पता लगाना होगा कि इनके अंदर पेरी गैंग्लियनिक सप्लाई कहाँ से आती है, पोस्ट गैंग्लियनिक कहाँ से जाती है। और इन नर्व्स को तो आपको पता है ना, ये फाइबर्स तो होते हैं लेकिन इनकी अपनी नर्व्स होती नहीं है। ये किन नर्व्स पे चढ़ के जाते हैं, कौन सी ब्रांचेस पर। तो वो जब नर्व्स आपकी क्रेनियल नर्व हो चुकी होंगी तो इनके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को चढ़ाना फिर आसान हो जाएगा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का सिलसिला होगा। ये जब आपका हो जाएगा तो फिर आप एक तरह से बेसिक स्टडी के अंदर आप हो जाओगे, मतलब ग्रिप आ जाएगी आपको। फिर जब ग्रिप आ जाएगी तो फिर इन सभी जितने भी आपने यहाँ पे देखें, या तो हम साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर कोई इंटर रिलेशन नहीं है तो हम उनके क्लिनिकल साथ साथ करते जाएंगे। और जहाँ हमें देखा कि किसी का क्लिनिकल कोरिलेशन किसी दूसरे रीजन के साथ है, अगर कोई मामला जो है मैं बोन में लेके आ रहा हूँ और उसका वास्ता थायराइड ग्लैंड के साथ है, तो भाई थायराइड ग्लैंड अभी क्यों नहीं किया नहीं है, इसलिए वो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। जो जैसे जैसे आ गया क्लिनिकल हम साथ साथ ही करते जाएंगे, ताकि फिर हमें आगे चल के फिर उसके लिए टाइम ना देना पड़े। तो वो हम साथ साथ करते जाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी कि भाई अभी ये क्लिनिकल एक्सक्लूसिवली इसके साथ ही रिलेटेड है, किसी के साथ और रिलेशन नहीं है, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करो। तो ये जब क्लिनिकल आपके हो जाएंगे तो फिर आप जाके फिर MCQs को सॉल्व करो। काफ़ी MCQs मैंने अभी जो रात को मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूंगा पेजेस को, कल या परसों, या हो सकता है कल ही या रात को ही मैं मैनुअल जो है ना वो इशू कर दूं। तो मैनुअल पब्लिश कर देंगे हम यहाँ पर हेड एंड नेक का। तो कल या परसों जो फिर आप बाहर से कापी ले लेना उसकी, तो आप स्टार्ट कर लो। जैसे जैसे मैं कराता जाऊँ आपको रात के टाइम पर आपके पास वो उसका कॉपी आपके पास मौजूद हो, या इवन एडवांस में आपको पता चले कि भाई ये टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी ये सारी रिकॉर्डेड होंगी, आपको कॉपी मिल जाती है रिकॉर्डिंग की, वो आप अपनी सेव कर दें। जहाँ जहाँ कोई ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा उसको थोड़ा देख लें। हेड एंड नेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए क्योंकि हेड एंड नेक ब्रेन जो है ना आपको आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत मतलब बहुत काम आएगा। आप इन 2 रीजन्स के को कम यानी अगर करेंगे या इसको टच नहीं करेंगे या कम करेंगे बहुत उसको, तो आप बिलीव करें आप पोस्ट ग्रेजुएशन दे नहीं सकते इतना कुछ के। इवन डेंटल के अंदर तो अभी भी जो अभी पार्ट 1 का पेपर अभी भी हुआ ना, तो उसके अंदर तकरीबन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन से हेड एंड नेक और न्यूरोनाटमी को लेके थे। न्यूरोनाटमी को लेके पहले इसमें BDS में न्यूरोनाटमी कराते ही नहीं थे। ये पहली दफ़ा जो है ना इस साल पहली दफ़ा न्यूरोनाटमी का सिलेबस जो है ना शामिल किया है, वरना न्यूरोनाटमी नहीं कराते। इतनी कराते थे जितनी स्नेल के ग्रास एनाटमी में लिखी हुई है, 8 पेज सिर्फ, इतनी कराते थे। अब रीजन ही एक है, एक रीजन कर रहे हैं, वो भी ब्रेन के बगैर कराओगे। तो ये शुरू से ऐसे ही चलता रहा है विदाउट ब्रेन। लेकिन दूसरे जो इसरा वालों का मैंने सिलेबस देखा वो MBBS से भी ज़्यादा एक्सटेंसिव था, इतनी न्यूरोनाटमी वो लोग कराते थे। तो दिस विल बी एक्चुअली थिंग हियर। पर इस तरीके से यहाँ पर फिर वो MCQs आप फिर सॉल्व करें बैठ के आराम से, और उसके बाद फिर आखिर से जो क्लिनिकल केसेस हैं उनको सॉल्व करो, उनके क्वेश्चन जैसे शार्ट ऐसे आ जाते हैं जैसे। तो ये पूरा हेड एंड नेक इसी तरीके से आपका कवर होगा। अब देखें जैसे बात हो रही थी स्कल की, तो आप स्कल में अगर देखें एक्सटर्नल फीचर्स मैंने बताया ना आपको कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स। तो सबसे पहले देखें इसका फ्रंट के फीचर्स आप देखें, स्कल का इंटीरियर व्यू, ठीक है। इंटीरियर व्यू में ये पूरा जब आप देख रहे हो स्कल के अंदर आप देखें ये जितने भी बोन्स होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट जो फेस के बोन्स हैं ऑलमोस्ट इरेगुलर बोन्स हैं, लेकिन वो जो कैलवेरिया वाले बोन्स हैं वो फ्लैट बोन्स हैं, क्योंकि कैविटियों को कवर करने वाले बोन्स उमूमन फ्लैट बोन्स होते हैं, तो वो फ्लैट बोन्स हैं। अब उसके अंदर आप जहाँ पे देखें पिक्चर में देखेंगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जो जो जहाँ जहाँ से आपने कलर चेंज किया है तो बोन चेंज हो गया है, और जैसे बोन चेंज हो गया है तो यहाँ से देखें ये ज्वाइंट होगा। ऐसे ज्वाइंट्स जो आपको पता है कि ये नॉन साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, जो होते हैं 2 टाइप्स के, या तो कार्टिलेजिनस या फाइब्रस। ये फाइब्रस की एग्जांपल है,
और ऐसे जॉइंट्स जो यहां पर आपको नजर आते हैं इनको सुचर्स कहते हैं। ऐसा ही फिर आपने देखें टूथ एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, ये गोम्फोसिस। और ऐसा ही जो तीसरा है वो संडेस्मोसिस। ये 3 एग्जांपल्स होते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के। तो ये आप यहां पे देख रहे हो, ये तो ये सुचर्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं ऑल अराउंड। अब इसके अंदर आप यहां पे देखो कि ये कुछ बोन्स इसके हैं अनपेयर्ड तो कुछ हैं पेयर्ड। अब यहां पर आप देखो कि ये फ्रंटल बोन है, भले डेवलपमेंट के टाइम पे लेफ्ट और राइट हाफ आता होगा, लेकिन जैसे बर्थ होगी यहां पर आप देखें कि यहां पर ऐसे नहीं लगेगा आपको कि ये 2 बोन्स हैं, ये सिंगल बोन है, कुछ सिंगल है कुछ पेयर्ड है। लेकिन यहां पर आप देखें कोई भी आपको सुचर नजर नहीं आ रहा है, देखें किसी में भी सुचर नजर नहीं है, ये सिंगल बोन है। लेकिन कभी ऐसे भी होगा कि ये छोटा सा बोन देख रहे हैं, ये नेजल बोन है, नेजल बोन में देखें आपको सुचर नजर आ रहा है, सीधा सीधा है, पेयर्ड बोन है। लेकिन ये फ्रंटल बोन आपका सिंगल बोन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बच्चा बर्थ ले रहा है ना, बर्थ के टाइम पर, द टाइम ऑफ द बर्थ, यहां पर आपको एक सुचर अभी भी नजर आता है। एक्सरे देखेंगे तो सुचर आपको यहां पे वो गैप नजर आएगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे कहीं फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि फ्रैक्चर में ही ऐसे गैप्स होते हैं, लेकिन ये फ्रैक्चर नहीं है। ऐसे सुचर्स को मेटोपिक सुचर्स कहते हैं। ये सुचर आगे चल के 2, 4, 6, 8 महीने में, 2 साल के अंदर ये फ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर ये मेटोपिक सुचर होता है। तो मेटोपिक सुचर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये कोई फ्रैक्चर नहीं है, ये कुछ परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, न्यूनेट्स के अंदर ये होता है। अगर एक्सरे ले, अब देखें वो आप कहेंगे वो हो सकता है फ्रैक्चर हो, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दिस वन यार। तो यहाँ पर आपको ये मेटोपिक सुचर आपको मिलेगा, नंबर 1। फिर आप यहाँ पे देखें कि ये फ्रंटल बोन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फ्रंटल बोन, तो फ्रंटल बोन के क्योंकि रेगुलर बोन्स होते हैं ना, कहीं भी आप इसको टर्न करा सकते हो। अब देखिए जैसे यहां पर आप देखो कि ठीक है, अब यहां पे देखिए ये फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन इस वक्त फोरहेड तो बना रहा है, लेकिन फोरहेड के साथ साथ अचानक देखेंगे कि उसके इनर एस्पेक्ट से फौरन ये प्लेट आ जाएगी। इस प्लेट ने क्या बनाया, इस प्लेट ने यहां पर एंटीरियर क्रेनियल फोसा का इसने फ्लोर बना दिया। और अगर ये बना दिया तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने यहां से ये फ्लोर बनाया तो नीचे के कमरे की छत खुद ही बन गई। तो इसका मकसद है कि जैसे मैंने ये बनाया तो नीचे वो ऑर्बिट का रूफ भी बन गया, इसलिए इसका नाम होता है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। सिर्फ ऑर्बिट का, बीच का ऐसा नहीं बनाया उसने, क्योंकि ये 2 प्लेटें ऐसे आएंगी लाइक दिस, ऐसे, तो बीच में खुला रह जाएगा जगह, और ये वो होगा जो दरअसल एंटीरियर क्रेनियल फोसा का मिडिल कोई 10% होगा, और वो फिर नोज की हो जाएगी वो फिर रूफ, इसलिए फिर वो बोन अलग होगा। उस बोन का नाम होगा एथमॉइड बोन, वो इत्तेफाक से पेयर्ड बोन है, वो चल के बाद में देखेंगे। तो फ्रंटल बोन ये, लेकिन जैसे यहां आ गया, ये अंदर तो गया ही है, अंदर जाने से ये तो यहां भी आ गया ना यहां पे, तो इसका मकसद है कि इसे अंदर जाने के साथ साथ इसने रूफ ऑफ द ऑर्बिट बनाया, और साथ में मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट भी तो हो गई ना, तो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन यहां मिल गया आपको। और इस जगह पर फिर आपको ये छोटा सा नॉच मिलेगा। वो नॉच इस वक्त नॉच है, लेकिन अगर थोड़ा सा बोन ये टूटा हुआ है, लेकिन अगर बोन टूटा हुआ ना मिले ना आपको, तो वो फोरामेन होगा, जिसका भी सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। तो आप यहां पे देखेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, तो ये आप यहां पे देख सकते हो, ये नॉच इस वक्त यहां नजर आ रही है, इसका सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। लेकिन अगर ये बोन ब्रिज करे इसको तो फिर फोरामेन है। तो ये क्या बन गया, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। लेकिन ये सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन ही नहीं, ये चलता रहेगा थोड़ा सा लेटरल भी, और यहां से आता रहेगा, तो ये प्रोसेस जो नीचे आ गया तो थोड़ा सा मीडियल भी, क्योंकि 4 डायरेक्शंस में 4 उसके साइड्स होती है ना, बोन होते हैं 3, तो फिर ये क्या करता है, हर बोन जो है वो अपनी साइड, मेजर साइड तो बनाएगा, थोड़े दूसरों में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ताकि 3 बोन से 4 साइडें बन जाए। तो यहां पे देखें, ये तकरीबन ये को 20% आप इसका मीडियल वाल भी बना है, और 10-15% यहां से लेटरल वाल भी बनी है इससे। और ये यहां पे आप कहें कैसे बनी है, और देखिए सुचर आ गया ना तो बोन दूसरा आ गया, यहां से देखिए सुचर आ गया तो बोन दूसरा आ गया। और ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है, इसके ऊपर अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये देखें सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के साथ ये देखें थोड़ी प्रोमिनेंस नजर आएगी यहां पर, और ये यहां भी होगी और दूसरी तरफ भी होगी, आर्च बन जाएगी, इसको हम सुपरसिलियरी आर्च। ये मोर प्रोमिनेंट होती है मेल के अंदर, फीमेल में इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, आप यहां पे आप देखेंगे। और इसके बीच में फिर ये डिप्रेस्ड एरिया होती है, इसको गिलेबिला कहते हैं, तो इसका भी गिलेबिला, ये आपको नजर आया है गिलेबिला। इन लैंडमार्क्स को सिर्फ देख लेना है आपको सिर्फ, तो ये गिलेबिला क्या है और ये सारी चीजें। अब देखें इसके ये जो 2 प्रोसेस नीचे लेके आए, ये किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सेंटर में बैठे हुए 2 नेजल बोन्स के साथ। इन नेजल बोन 2 हैं, आप कैसे 2 कैसे माने भाई, सुचर है ना, ये देखिए इंटरनेजल सुचर, तो 2 नेजल बोन्स हैं, तो ये नेजल बोन्स को तुम इससे मिला दोगे, नेजल प्रोसेसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। लेकिन नेजल बोन ने, इन नेजल बोन की इस पेयर ने भी
फ्रंटल बोन को फुल्ली ब्लॉक नहीं किया है, फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं किया है, थोड़ा सा ऐसा बाकी रहता है। इस थोड़े से हिस्से को ज्वाइन करने के लिए यहां से मैक्सिला आएगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला या नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो ये मैक्सिला, वो जो मैक्सिला आके फ्रंटल को ज्वाइन करेगा तो साइड में गए हुए नेजल को भी ज्वाइन कर लेगा, समझ गए ना। तो नेजल को ज्वाइन, अब देखें यहां से, अब अगर एक नेजल, ये देखिए नेजल है, ये एक नेजल बोन, ये दूसरा नेजल बोन, ये समझ गए। ये नेजल बोन किसके साथ ज्वाइन किया? फ्रंटल के साथ। अब फ्रंटल के साथ जब ज्वाइन किया तो फ्रंटल तो अभी भी बाकी, अभी भी इस फ्रंटल का काफी हिस्सा बाकी खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए कौन आ रहा है? मैक्सिला। ठीक है, इसका मकसद है कि नीचे से 4 बोन गए हैं, 2 सेंटर में 2 साइडों से, और उन्होंने आके क्या किया है? फ्रंटल बोन को ज्वाइन किया। इसका मकसद है कि फ्रंटल बोन की इस जगह पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5वां फ्रंटल खुद, तो ये 5 बोन्स यहां पर आके ज्वाइन करेंगे। ये डिप्रेस एरिया जो है आपको मिलेगी, इसको कहते हैं नेजियन, दिस इज कॉल्ड नेजियन, ये नेजियन है, तो दिस विल बी कॉल्ड नेजियन। तो नेजियन आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा यहां पर। और इस वक्त यहां पर देखें, ये नेजल बोन मिला है ना, और जैसे जैसे आपका ये बोन मैक्सिला ऊपर की तरफ आया है तो मैक्सिला के अंदर ये देखिए ये अपर्चर क्रिएट हो जाएगा, ये इसको पेरिफॉर्म अपर्चर कहते हैं। यहां से आप नेजल कैविटी के अंदर एंट्रेंस लेते हो, जैसे कहा दी पेरिफॉर्म अपर्चर। और पेरिफॉर्म अपर्चर का मकसद है कि ये पेरिफॉर्म अपर्चर के बाकी मार्जिन किसने बनाए होंगे? जाहिर है मैक्सिला ने। और मैक्सिला एक पेयर्ड बोन है, क्यों? क्योंकि ये सुचर है, नाम इसका इंटरमैक्सिलरी सुचर। जिस जगह से इंटरमैक्सिलरी सुचर इसको आके ज्वाइन करेगा ना, यहां पर एक स्पाइन फील होगा यहां पर आपको, अंडरस्टैंड? तो ये देखें स्पाइन आपको फील होगा, ये लाइक दिस, इसको कहते हैं एंटीरियर नेजल स्पाइन। क्यों? क्योंकि इस एंटीरियर नेजल स्पाइन से जब तुम इसे फिंगर पास करते हुए जाओगे तो यू विल बी एक्चुअली वॉकिंग ऑन द फ्लोर ऑफ योर नेजल कैविटी। और कब खत्म हो गए? जैसे पोस्टीरियर नेजल स्पाइन आ गया। कहां आएगा? जब आप एंटीरियर नेजल स्पाइन के साथ अंदर जाओगे नेजल कैविटी के फ्लोर के साथ, तो ये दरअसल वो होगा जो नेजल कैविटी का तो फ्लोर होगा, ओरल कैविटी का तो रूफ होगा ना। तो सीधा क्यों नहीं कहते कि ये पैलेट होगी? तो इसका मकसद है कि जहां एंटीरियर नेजल स्पाइन शुरू हुआ तो फिर पैलेट कहां खत्म होगी? जहां पोस्टीरियर नेजल स्पाइन होगा, वो दाग पैलेट में नजर आएगा, ये देखें। तो इंटीरियर नेजल स्पाइन से लेके पोस्टीरियर नेजल स्पाइन तक का ये पूरा जो लाइन है, ये है लेंथ ऑफ योर पैलेट, ये है लेंथ ऑफ योर रूफ ऑफ योर ओरल कैविटी और फ्लोर ऑफ योर, और वो ज़ाहिर है बायलेटरल होगी। और अगर थोड़ा खुल गया तो ये लेफ्ट पैलेट है, और अगर खुल गया तो माउथ की चीजें फिर नोज से। और बच्चे ने अगर फॉर एग्जांपल यहां से थोड़ा सॉलो किया तो नोज से निकल आएगा उसका मिल्क, क्योंकि प्रेशर डेवलप होगा ना, प्रेशर डेवलप होगा तो सिर्फ पीछे ही नहीं जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी रिगर्जिटेशन होगी, और इसके साथ साथ नेजल पैसेज, क्योंकि वो नोज और माउथ तो एक हो गए ना फिर तो ये इसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और ये जब यहाँ पर आप देखो तो ये एंटीरियर नेजल स्पाइन और ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखी। अब इस जगह से दूसरी जो चीजें आप यहाँ पे देखो, मैंने बताया ये नेजियन यहाँ पर आपने देखा, पेरिफॉर्म अपर्चर और नेजल बोन्स यहाँ पे आपने देखे, और एंटीरियर नेजल स्पाइन। मैक्सिला आप देखें, अब मैक्सिला में जब आप देखोगे ना, तो मैक्सिला की एक तो ये मेजर चीज ये है जो उसकी बॉडी है, दिस बॉडी ऑफ मैक्सिला। उस बॉडी ऑफ मैक्सिला में एक प्रोसेस तो ऊपर लेके गए आप, नेजल प्रोसेस या फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लेकिन वो जब जा रहा था ऊपर तब उसने क्या बनाया? मीडियल मार्जिन भी तो बनाई ना उसने, मीडियल ऑर्बिटल मार्जिन। क्या सारी? नहीं, क्योंकि 20% तो फ्रंटल पहले ही बना चुका था। साथ में जब ये नीचे से गया है तो उसके साथ उसने इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन भी बनाई होगी यकीनन, भाई है ही इंफीरियर से तो इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन तो लाजमन बनाई होगी उसने। कितनी? आधी। तो आधी कौन बनाएगा? आधी यहां से ये बना देगा ज़ाइगोमेटिक, और ज़ाइगोमेटिक क्या सिर्फ इंफीरियर आधा बनाएगा? नहीं, लेटरल का ऑलमोस्ट 90% पे वो बनाएगा। तो 10% कौन बनाएगा? फ्रंटल। तो इसका मकसद है कि ऑर्बिटल मार्जिन में 3 बोन्स ने कंट्रीब्यूट किया है, मैक्सिलरी, फ्रंटल और ज़ाइगोमेटिक। 3 बोन है और 4 साइडें बन गई आपकी। और यहां से अगर ये चीज आपने देखी तो जिस जगह से आपने ये नॉच दी थी ना आपने, सुपराऑर्बिटल नॉच, ठीक उसी लाइन पर बॉडी के अंदर आप एक सुराख देखेंगे, ये होगा आपका इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। ये फोरामेन होगा, ये नॉच नहीं होगी क्योंकि खासा नीचे होता है। और अगर इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है तो यहां पर अगर इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन अगर आप यहां पे देखोगे तो दिस विल बी कॉल्ड द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। इसमें फिर आप देखोगे कि दिस इज इन द बॉडी ऑफ द मैक्सिला, वेरी क्लोज टू द इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, इन लाइन विद द सुपराऑर्बिटल नॉच।
और उसके साथ आपको लोकेशन हो गई, नाम हो गया, और उसके बाद इसमें से अंदर से आप वायर पास करें और अंदर जाएं। जैसे अंदर जाएंगे तो ये आपको फिलहाल तो वायर नज़र ही नहीं आएगी, बाद में नज़र आ जाएगी। ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके ऑर्बिट के लिए, क्योंकि ये फिर ऑर्बिट के फ्लोर में रन करती है, और जो रन करती है ये वायर रन करती है, माना वायर बाहर निकल आती है। आप अंदर से बाहर से गए हैं ना, वायर को वहां छोड़ दें, ये जो छोड़ दिया आपने, ये दरअसल आप तो बाहर से गए हैं, कोई अंदर से बाहर आया है ऐसे। ये जो आप छोड़ देंगे ना, ये तो एक तरीके से ये नर्व निकल के आ गई है, ये मैक्सिलरी नर्व की टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल ब्रांच है, इसी का नाम होता है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, और इस नर्व ही नहीं, आर्टरी भी, वेन भी। जैसे ना सुपर ऑर्बिटल नॉच देखी थी, तो यहां से भी टर्न करके जाती है क्या, सुपर ऑर्बिटल आर्टरी वेन एंड नर्व। कहां आएगी, फोरहेड पे। अब फोरहेड पे ही क्यों, स्कैल्प पे भी जा सकती। तो स्ट्रक्चर इसी तरीके से आते जाते हैं। तो नाम डालें, साथ में आप देखें कि ये लोकेशन क्या है और किन दो कंपार्टमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट कर रही है। ऑर्बिट से चलिए, वो जो ऑर्बिट से निकल के आई है हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल सुपर ऑर्बिटल आर्टरी फॉर एग्जांपल, या कोई नर्व या वेन, वो ऑर्बिट में कैसे आई होगी। तो इसका मकसद है कि वो ऑर्बिट में जाके पता चलेगा। फिर डॉट्स मिलाएं आप, फिर तो ऑर्बिट में जाके पता चलेगा कि वहां तो कम से कम 8-10 सुराख हैं, कोफोरामिना है, फिशर्स हैं, जैसे सुपर ऑर्बिटल फिशर है फॉर एग्जांपल। तो वो सुपर ऑर्बिटल फिशर है वहां पर, तो सुपर ऑर्बिटल फिशर हमें कम्युनिकेट करता है मिडिल क्रेनियल फोसा में। इसका मकसद ये है कि वो जो आर्टरी जो मैं यहां से निकाल रहा हूं, वो दरअसल ऑर्बिट में आती है मिडिल क्रेनियल फोसा से। मिडिल क्रेनियल फोसा से थ्रू द सुपर ऑर्बिटल फिशर विल कम इनटू द ऑर्बिट, एंड देन यू टू लीव द ऑर्बिट थ्रू द सुपर ऑर्बिटल नॉच और फोरामेन एंड कम्स टू द फोरहेड टू रीच द स्कैल्प। और वहां से फिर क्रेनियल कैविटी में किस फोसा से, समझ लो मिडिल क्रेनियल फोसा। और मिडिल क्रेनियल फोसा से थोड़ा पीछे जाओगे तो फिर आपको नजर आएगा ब्रेन, और ब्रेन में स्ट्राइक किया तो ब्रेन आपको देखा हुआ है, वहां से स्टार्ट किया आपने, मिडिल क्रेनियल फोसा में आए। अब जाहिर है जब मिडिल क्रेनियल फोसा में आए तो सर मिडिल क्रेनियल फोसा में से आते हुए सुपर ऑर्बिटल फिशर में सीधा तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बीच में कई रास्ते हैं और आपको वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नॉट भी मिलती है। वो आपको क्रेनियल कैविटी में पहले की हुई होगी यकीनन, क्योंकि फिर हम करेंगे जब वो, तो ये जो नर्व तो हम बाद में ट्रेस करेंगे, पहले तो वो हमें क्रेनियल कैविटी, साइनसेस, और साइनसेस में बड़ा मेजर साइनस है सेंटर में, इसका नाम है कैवर्नस साइनस। और कैवर्नस साइनस उसकी लेटरल वाल में तकरीबन 4-5 क्रेनियल नर्व्स पास होती हैं, वहाँ से ट्रेवल करके आप यहाँ आ जाओगे। तो इसका मकसद ये है कि पहले हम क्यों करते हैं क्रेनियल कैविटी, ताकि, और क्यों करते हैं हम साइनसेस वगैरह न्यूरोवास्कुलर बंडल्स को क्यों हाथ नहीं लगाते पहले, क्योंकि हम पहले चाहते हैं कि बाकी एनाटॉमी हमारी हो जाए सारी, और फिर हम डॉट मिलाएं और पूरे स्ट्रक्चर को बाहर निकालें। तो जनरली ये भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। और मैंने बताया आपको कि ये तो यहाँ होगा ही, तो मैक्सिला के ये हिस्से तो आपने देखे, तो मैक्सिला ने यहाँ पर मार्जिन तो बनाई है, लेकिन जो जो बोन मार्जिन बनाता है ना, ऑर्बिट की मार्जिन, वो वहां से बैंड होके ऑर्बिट की वाल भी बना देता है। समझ गए कैसे? अब यहां से देखो, ये ऑर्बिट का सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन तो बना रहा है, लेकिन यहां नहीं रुकेगा, अंदर जाके ऑर्बिटल जब प्लेट बनेगी तो रूफ भी बन जाएगा, और अगर ये लेटरल वाल बनाई तो थोड़ा सा लेटरल भी, और मिडल तो थोड़ा सा मिडल भी। जैसे ये ज़ाइगोमा है, ज़ाइगोमेटिक बोन की ये बॉडी मार्जिन बना रही है ना, मार्जिन क्यों बनाएगी, ये अंदर भी चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा इसका, लेटरल वाल भी, थोड़ा सा फ्लोर। चलो ये मैक्सिला है ना, तो मैक्सिला ने इसकी इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन बनाई है ना, तो अंदर भी चला जाएगा, फ्लोर बना देगा। और उसके बाद जैसे ये मीडियल मार्जिन है, क्या चीज, मीडियल मार्जिन ऑफ व्हाट, ऑर्बिट, कौन बना रहा है इस वक्त आधे से ज्यादा, मैक्सिला। तो क्या करेगा मैक्सिला, फिर अंदर जाके वाल बनाएगा। यहां ये नहीं करेगा, अंदर ये नहीं जाता। अब अंदर नहीं जाता तो फिर मीडियल वाल कौन बनाएगा, एक और बोन, यानी यहां ऑर्बिट की मार्जिन बना देगा। ये जो मार्जिन है, इंफीरियर मार्जिन बना के फ्लोर बना दिया इसने, यहां इसको एतराज नहीं है। मिडिल साइड पे गया जरूर है, मार्जिन भी बना देगा, वाल नहीं बनाएगा। जो वाल नहीं बनाएगा तो कोई तो बनाएगा, तो जब वाल नहीं बनाएगा कोई बना देगा, तो अंदर से आपको ये एक और बोन यहां इसको ज्वाइन करेगा। अब जो मीडियल वाल का पहला वाला 20% पोर्शन है वो ये बनाएगा, इसका नाम है लेक्रिमल बोन। और लेक्रिमल बोन जैसे अंदर जाएंगे ना, तो बाकायदा ये डिप्रेशन होगी, इसमें लेक्रिमल ग्रूव क्रिएट हो जाएगी, और यहां पर होती है आपकी लेक्रिमल सैक, और उसी से डेवलप हो जाता है नीचे नेजो लेक्रिमल डक्ट। तो यहाँ लेक्रिमल सैक होगा, तो करेंगे जाके चल के, लेकिन हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलॉजी जब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेक्रिमल सैक मिलेगा, तो लेक्रिमल ग्रूव मिलेगी यहाँ पर आपको। तो लेक्रिमल ग्रूव को आप यहाँ पे देखें, ये आपकी ऑर्बिटल मार्जिन तक का खेल है, लेकिन आप देखें अंदर जाके देखें ना, बोन अलग चेंज हो गया, आपका कलर देखें चेंज हो गया, ये देखिए मार्जिन तक आ गया आपका ये, और अंदर जाके देखें ये देखिए बोन चेंज हो गया ना यहाँ पर, ये व्हाइट कलर का ये बोन यहाँ पे, चलिए यहाँ से देखिए, ये देखिए व्हाइट, ये बोन अलग है, कौन सा, दिस विल बी दी, ठीक है। तो ये क्या है, लेक्रिमल बोन है।
तो ये लेक्रिमल बोन यहां पर नजर आएगा, लेकिन लेक्रिमल बोन मुश्किल से ये कोई 20% से भी कम ही बनाएगा मीडियल वाल। तो इसका मकसद ये हो गया कि आप और अंदर जाएंगे, एक और बोन आपको फील होगा जो मीडियल वाल को और कंप्लीट करेगा, ये होगा हमारा इथमॉइड बोन। ये देख सकते हो, ये देख रहे हैं आप, दिस विल बी इथमॉइड बोन। तो यहां से आप देखो, ये थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो दिस विल बी इथमॉइड बोन। तो मीडियल वाल और अब अंदर जाओगे तो आपको इथमॉइड बोन। तो पहले लेक्रिमल, उसके बाद इथमॉइड। तो इथमॉइड तक आपका चलो मीडियल वाल खत्म हो गया। आर्बिट भी जितना भी आपने देखा ना, आर्बिटल प्लेट जो फ्रंटल बोन अंदर गया था, तो देखिए यहां तक आ गया। वो ज़ाइगोमा भी कुछ ज्यादा अंदर नहीं गया, मैक्सिला भी कुछ इतना अंदर नहीं गया, गया है यकीनन, फ्लोर काफी बना लेगा, लेटरल वाल भी काफी बनाएगा। और ये जितने भी आप बनते जाएंगे ना, जब आर्बिट की मार्जिन आप बनाते जाओगे, तो ये यूं समझ लो कि आर्बिट की मार्जिन इस तरीके से यहां पर डेवलप हो जाएंगी। यानी आप अंदर गए, ऐसे रूफ बन गया, लेटरल वाल से ऐसे आए, लेटरल वाल बन गई, फ्लोर में आप अंदर गए, फ्लोर बन गया, और अंदर से या मीडियल वाल बना गया। लेकिन आप जितना अंदर जाओगे, ये आपका आर्बिट का जो बेस नजर आ रहा है ये वाइडर है, लेकिन अगर इसके अंदर आप वैक्स डाल दो ना, अंदर पूरी भर दो आप उसके बॉटम तक और बाहर निकालो, तो उस वैक्स जो आपको नजर आएगी ना, वो नजर आएगी जो कैविटी का शेप होगा। और जब आप उस वैक्स को देखोगे तो उसकी शक्ल होगी ऐसे, पैरामिडल। यानी आप अपनी आंख के अंदर, इस आर्बिट के अंदर अगर आप वैक्स डाल देंगे पूरा भर के और वैक्स बाहर निकालेंगे, तो उसका शेप ये होगा। इसका मकसद है कि ये जो आगे वाला होगा ब्रॉड होगा, और जैसे जैसे अंदर जाएगा नैरो। तो ये जो अंदर की तरफ आपको यहां दिखाया था ना, ये जैसे आपको अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर जाके ये आपको बोन जो जिन्होंने वाल्स बनाई हैं, वाल आखिर तक अंदर जो डेप्थ में अपेक्स बनती है ना, वहां तक नहीं जाती ये वाल्स। तो जब नहीं जाती तो इतनी जगह अंदर खाली रह जाती है, इतनी, यानी ये रिफ्लेक्शन अंदर गई है, यहां से भी गया है, अंदर से भी गया, इधर से भी गया। जितने भी बोन्स ने बाहर से मार्जिनें बना के अंदर वाल्स बनाई हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, फिर भी डेप्थ में वो मिल नहीं पाए हैं, इतना बड़ा होल बाकी है। और उसको होल को फिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा बोन यहां पर आ गया है, जिसने मार्जिनों में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। समझ गए? और ये बोन जो इस वक्त आपको ये नजर आ रहा है येलो कलर का, इसका नाम स्फेनाइड बोन, इस नेम इज स्फेनाइड बोन। उसका एक हिस्सा तो ये है, वो दूसरा ये है। समझ गए? इस वक्त आपको यहां ऐसा नहीं नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं लेसर विंग, और इसको कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड बोन। और ग्रेटर और लेसर के बीच में थोड़ी सी गैप होती है, इस गैप का नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। समझ गए? इसका मकसद है कि ये ग्रेटर और लेसर विंग, ये जो ग्रेटर और लेसर विंग में ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, तो दिस इज प्रेजेंट हियर इन द डेप्थ ऑफ द ऑर्बिट। अ फिशर इज प्रेजेंट एज अ गैप बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर विंग। इसमें से अगर तुम वायर पास करोगे तो यू विल एक्चुअली रीच इन द मिडिल क्रेनियल फोसा। माना इसका मकसद है कि मिडिल क्रेनियल फोसा को आर्बिट के साथ, या आर्बिट को मिडिल क्रेनियल फोसा के साथ ये ज्वाइन करता है। 3 सवाल का जवाब हो गया आपका। और यहाँ से तकरीबन फोरामेन मैग्नम के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर यहाँ से पास होते हैं, आधी क्रेनियल तो यहीं से पास होती है। तो ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। इसका मकसद है कि अगर ये दो यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये दो तो मिडिल क्रेनियल फोसा में भी नजर आ रहे होंगे यकीनन, और वहां तो बाकायदा वो आपको विंग्स की तरह महसूस होंगे वहां पर। यहां नहीं नजर आ रहे हैं कि ये विंग है, लेकिन आप देखें कि ये विंग कैसे नजर आ रही है आपको। ये विंग्स नाम क्यों डले हैं इस पर? ये विंग्स नाम इसलिए डले हैं कि ये है, आप देखें, ये देखें, ये पीछे वाला ऐसा छोड़े, आगे वाला ऐसा छोड़े, ये बीच में ये जो नजर आ रहा है यहां पर, थोड़ी मैं आप उसको थोड़ा सा रेड कर देता हूं। ये देखिए बीच का जो हिस्सा है जहां मैंने रेड लाइनें लगाई हैं, ये आपको नजर नहीं आ रहा है जैसे बैट लाइक, जैसे चमगादड़ की तरह ऐसे पर फैला बैठा है। तो ये इसका जो ये शार्प है ना, ये लेसर विंग है, और ये जो ये है ये ग्रेटर विंग है। और इन दोनों के बीच में जो गैप आएगी, ये इस तरीके से आप देखेंगे तो गैप आएगी, वो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहां विंग समझ में आती है कि विंग क्यों कह रहे हैं, कि पर फैला बैठा है यहां पर। और ये इसकी बॉडी है किसकी? स्फेनाइड बोन की। ये सिंगल बोन है, इट्स अ सिंगल बोन, ये पेयर नहीं है कि ये हाफ हाफ है, नहीं, ये सिंगल बोन है।
जिसकी ये बॉडी है और बॉडी में गैप है, बॉडी में थोड़ी सी कर्व है और कर्व को हम कहते हैं सेला टर्सिका या आप कहते हैं पिट्यूटरी फोसा, और ये आपकी ग्रेटर विंग है, लेसर विंग है, और ये लेसर विंग है। तो ये ग्रेटर विंग और ये लेसर विंग, इन दोनों की रिफ्लेक्शन इधर भी है। वहां विंग जैसी नजर नहीं आई थी आपको, यहां आपको बाकायदा विंग की तरह। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका मिडिल क्रेनियल फोसा का ऑलमोस्ट 80% ये बनाता है आपका स्फेनॉइड बोन, सिंगल स्फेनॉइड बोन। तो दिस विल बी एक्चुअली द बोन आल्सो। तो यहां पर ये जितनी भी आपने यहां पे देखी ना, ये क्या था, ये ऑर्बिट की वाल्स थी। दीज आर दी वाल्स ऑफ दी ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट की वाल्स यहां इस तरीके से आपको नजर आ गई। और अगर ऑर्बिट की वाल्स नजर आ गई तो देखें ये फ्लोर है ना आपका, ये फ्लोर है, वो किसने बनाया था, मैक्सिला ने। वो मैक्सिला फ्लोर बना देगा, इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के साथ फ्लोर भी बना देगा। और फ्लोर अंदर जाते 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 रुक गया तो बाकी फिर फर्दर फ्लोर कौन बनाएगा, ग्रेटर विंग और स्फेनॉइड। समझ लेना हमेशा के लिए कि मैक्सिला और स्फेनॉइड बोन की आपस में बनती ही नहीं है। जहां भी ये साथ होते हैं ना, एकदम से छोड़ देते हैं एक दूसरे को। मैक्सिला एंड स्फेनॉइड बोन ये एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है, तो यहां पर भी इनकी नहीं बन रही है। ये देखिए मैक्सिला अंदर गया, उसने देखा कि ये फ्लोर है, फ्लोर में बनाता जाऊंगा, अचानक आगे ग्रेटर विंग, छोड़ दिया उसको। ये देखिए ये ग्रेटर विंग है, गैप आ गया ना, और ये जो गैप है जिसको इसने छोड़ा हुआ है, इस गैप को हम कहते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से तुम जब अंदर डालोगे अंदर कोई वायर, तो ये पीछे की तरफ फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जाके निकलेगी। ये जब आप करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा। इंफ्रा में ही नहीं बल्कि थोड़ा ओमीडियल जाओगे तो टेरिगोप्लाटेन फोसा में निकलेगी। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक है। तो ये इसका मकसद ये है कि ऊपर आपको ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और नीचे ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। फिर लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा एक कैनाल भी होगा, इसका नाम है ऑप्टिक कैनाल। ये 3 मेजर फिशर और फोरामिना ये ऑर्बिट में है। अब यही नहीं बल्कि उसके साथ जैसे लेटरल वाल में तुम आए, लेटरल वाल किसने बनाई थी, ज़ायगोमा ने। ज़ायगोमेटिक के अंदर की तरफ देखोगे कि 2 छोटे सुराख होंगे और ऐसे ही 2 छोटे सुराख बाहर होंगे, तो अंदर कैनाल होगा। ये बड़ा मुश्किल होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा है वो जाहिर। ये जो कैनाल है उसमें से ये जो फोरामेन है, ये फोरामेन में से कोई चीज निकली तो उसका डायरेक्शन फेस की तरफ होगा, लेकिन जो ऊपर वाला होगा इसका डायरेक्शन टेम्पल की तरफ। इसलिए नीचे वाले को कहते हैं ज़ायगोमेटिको फेशियल फोरामेन, ऊपर वाले को ज़ायगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन। ये दोनों लेटरल वाल में होते हैं। और फिर अगर तुम मीडियल वाल की तरफ जाओगे तो एथमॉइड बोन में फिर 2 सुराख होते हैं। एक को कहते हैं एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन। यहां से अगर ट्रेवल करके अंदर जाओगे तो नेजल कैविटी में आ जाओगे, यहां से जाओगे तो फेस में आ जाओगे। और उसके साथ साथ ये सुपराऑर्बिटल नॉच या फोरामेन और इंफ्राऑर्बिटल नॉच या फोरामेन, ये भी देख रहे हो। तो एक ऊपर एक नीचे, 2 मीडियल 2 लेटरल, तो 4 और 2 6, तो ये और 3 अंदर से डाले उसे अपने सुपीरियर और इंफीरियर और ऑप्टिक कैनाल। ये सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी आपने देखे हैं, 1 2 3 ये तो मिला के ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ऑर्बिट के अंदर है। और अगर ऑर्बिट के अंदर है तो सभी इनके नाम डालने हैं और इनको कम्युनिकेट करना है कहाँ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ आएंगे। आपको पता है कि आपकी सेकंड नर्व यहाँ है, थर्ड यहाँ आएगी, फोर्थ यहाँ आएगी, फिफ्थ की एक ब्रांच यहाँ आएगी, सिक्स्थ इधर आएगी, आधी क्रेनियल नर्व तो आपके ऑर्बिट में आ रही हैं, तो आपको ज़ाहिर इतने फिशर फोरामेन चाहिए। अंडरस्टैंड। तो ये जनरली आपको ऑर्बिट के अंदर इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। तो फ्रंट के अंदर आपको ये फीचर्स मिले और आपने मैक्सिला को देखा, फिर आपने देखा कि मैक्सिला के अंदर आपको नीचे ये एल्वियोलर प्रोसेसेस। तो ये देखें, ये जो आपको सॉकेट्स मिल रहे हैं ना, सॉकेट्स के ऊपर आपको ये रिजेस मिलती हैं, ये से इन रिजेस को कहते हैं एल्वियोलर प्रोसेसेस। और यहाँ इन सॉकेट के अंदर फिर आपके रूट्स फिट हो जाएंगे। तो ये रूट्स जब फिट हो गए यहाँ पर तो आपका फिर फाइब्रस जॉइंट क्रिएट हो जाएगा, टूथ एंड सॉकेट जॉइंट, गोम्फोसिस। और गोम्फोसिस में आपको पता है ना कि 2 बोन्स जो होते हैं ना, ये एक बोन ये दूसरा बोन, कोई भी हो, इन दोनों को फाइब्रस यानी लिगामेंट इनको बाइंड करके रखता है। जैसे एक सुचर है, ये इस तरफ ये बोन है, इस तरफ ये बोन है, तो इसके बीच में जो लिगामेंट होगा उसका नाम होगा सुचरल लिगामेंट। जैसे ये सॉकेट आपने अभी देखा और ऊपर आपने टूथ करके ये लिगामेंट डाल दिया ना, ये आपने रूट डाल दिया, तो रूट को यहाँ से बांध के रखेगा कौन, पेरियोडोंटल लिगामेंट। और पेरियोडोंटल लिगामेंट जितना हेल्दी होगा उतना टूथ फर्म होगा। और ऐसे पेरियोडोंटल लिगामेंट में कुछ एरोजन, कोई ऐसी किस्म की डिजीज हो गई, टूथ हिलना शुरू करेगा। और अभी आपने छोड़ दिया तो टूथ गिरने में देर नहीं करेगा, तो टीथ फॉलिंग शुरू हो जाएगी आपकी। इसलिए पेरियोडोंटोलॉजी की डिपार्टमेंट अलग बन गई है अब तो। लम्स में पेरियोडोंटोलॉजी की डिपार्टमेंट अलग बनी है। तो पेरियोडोंटोलॉजी का मकसद है कि पेरियोडोंटल मीन्स से टूथ के अराउंड ये लिगामेंट और बाकी टिश्यू जिंजीवा वगैरह इनको हेल्दी रखोगे तो टूथ हेल्दी रहेगा। तो जिसका दी पेरियोडोंटल लिगामेंट, तो नीचे से उसको बांध के रखेगा, फाइब्रस जॉइंट, गोम्फोसिस। और ऐसे एक एग्जाम्पल इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, सिंडेस्मोसिस, सुचर, ये 3 बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं फाइब्रस जॉइंट्स के। अंडरस्टैंड। तो ये था फ्रंट का स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पर देखा। अब कल की क्लास के अंदर
हम यहाँ पर उसके बकाया फीचर्स करके हम क्रेनियल कैविटी में इंटर हो जाएंगे कल, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी ताकि आपको पूरा एक समझ में आ जाए सारा कि हम हेड एंड नेक को किस तरीके से यहाँ पर पिकअप करेंगे। और इसका मैं अभी मैनुअल भी पब्लिश कर दूंगा कल तक, और आप जो जो टॉपिक आपका हो ना वो आप थोड़ा सा पहले रीड करके आ जाओगे तो यहाँ से ये क्विकली हमारा हो जाएगा और आगे से हमें क्लिनिकल्स भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला कल सेम टाइम।